तो देश के लिए आज बीजेपी के हराने के लिए ये हमारा सबसे बड़ा फैसला है। जय हिंदुस्तान, जय हरियाणा, जय बांग्ला, जय गोवा। नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं अनकट। तो क्या ममता बनर्जी, बंगाल की शेरनी ममता दीदी, क्या मोदी जी से मिल गई और मोदी जी से हाथ मिलाकर वो कांग्रेस को खत्म करना चाहती है? क्या ममता कांग्रेस मुक्त विपक्ष कर रही है, जैसा कि बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत की बात कह रही है? या फिर ममता कांग्रेस का विकल्प बनना चाहती हैं? क्या ममता 2024 में मोदी और बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए कांग्रेस का विकल्प बनना चाह रही हैं? क्या ममता खुद में प्रधानमंत्री को देख रही हैं, अगला प्रधानमंत्री? क्या ममता को लग रहा है कि अकेले बंगाल और कुछ और राज्यों में कुछ लोकसभा सीटें जीतकर वो गैर बीजेपी विपक्ष का स्तंभ बन सकती है? ऐसा स्तंभ जिसको कांग्रेस बाहर से समर्थन देने के लिए मजबूर हो जाए। क्या ममता इस रणनीति पर काम कर रही है? क्या पीके यानी प्रशांत किशोर उनकी मदद कर रहे हैं? क्या प्रशांत किशोर पूरा जाल बिछा रहे हैं? आखिर पवन वर्मा जो कल तक प्रशांत किशोर के साथ घूम रहे थे, वो अचानक ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल हो जाते हैं। देखिए, ममता अगले साल 4 राज्यसभा में अपने लोग भेज सकती है, उसके अगले साल 4 भेज सकती है। तो क्या ममता राज्यसभा का चारा डाल रही है कांग्रेस के नेताओं को? कीर्ति आजाद, पवन वर्मा, उसके बाद अशोक तंवर, सुष्मिता और बहुत सारे नेता हैं, और कई और नेता आ भी सकते हैं। तो ममता की आखिर रणनीति क्या है? ममता आखिर चाहती क्या है? ममता आखिर करना क्या चाह रही है? ममता बंगाल से बाहर पांव क्यों पसार रही है? गोवा क्यों चली गई? सीधा सी बात है कि ममता को गोवा में जितना भी वोट मिलेगा वो कांग्रेस के खाते से जाएगा, यानी फायदा बीजेपी को भी होगा। तो ममता की रणनीति क्या है? दरअसल इसको समझने की कोशिश करते हैं। छोटे छोटे 4-5 पॉइंट है, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं आपका। एक, ममता को लग रहा है कि कांग्रेस को जिस ढंग से हमलावर रुख अपनाना चाहिए बीजेपी के खिलाफ, वैसा वो अपना रही है। और ममता थोड़ा जल्दबाजी में है, हड़बड़ी में है, ताबड़तोड़ फैसला कर रही है। और ममता को लगता है कि कांग्रेस अगर निष्क्रिय है तो उनको सामने आना पड़ेगा। दूसरा, ममता को लगता है कि कांग्रेस को छोड़कर समूचे विपक्ष में वो हिंदी भाषी इलाकों में भी उतना ही जानी जाती है जितना दक्षिण भारत के इलाकों में, अगर अखिलेश यादव को थोड़ा अपवाद स्वरूप ले लें। और ऐसे में किसी अन्य राज्य का मुख्यमंत्री या किसी अन्य क्षेत्रीय पार्टी का अध्यक्ष प्रधानमंत्री बनने की उतनी ना तो महत्वाकांक्षा रखता है, ना उतनी लोकसभा की सीटें रखता है, ना उतनी ताकत रखता है, ना वैसी नीति रणनीति रखता है, ना वैसे सलाहकार रखता है जैसा ममता रखती है। तो ममता को लगता है कि वो पूरे विपक्ष की धुरी बन सकती हैं। कांग्रेस को पसंद नहीं करने वाले विपक्षी दल, जैसे उड़ीसा में नवीन पटनायक हैं, जैसे केसीआर आंध्र प्रदेश में है, जैसे जगन मोहन रेड्डी तेलंगाना में केसीआर हैं और जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश में है। तो इन लोगों को एक कर सकती है। ये लोग वक्त पड़ने पर ममता का साथ दे सकते हैं, कांग्रेस का साथ देने से शायद हिचके। तो क्या ममता को लग रहा है कि उनके पास ज्यादा सॉलिड चांस है? अगर 2024 में बीजेपी 200 के आसपास ठहर जाती है तो क्या ममता एक धुरी बन सकती है? ऐसे में ममता को ज्यादा से ज्यादा सीटें निकालनी होगी। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें, अगर वो 42 की 42 सीटें जीत जाती हैं, जो एक तरह से असंभव है, तो भी वो प्रधानमंत्री की दावेदार कैसे हो जाएंगी? तो ममता चाहती हैं कि कम से कम 40 सीटें बंगाल में मिल जाए। नॉर्थ ईस्ट में वो जोर लगा रही हैं, असम में, त्रिपुरा में वो जोर लगा रही हैं। असम में 14 लोकसभा सीटें हैं, नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम को मिला के करीब 25 लोकसभा सीटें हैं। तो ममता की नज़र कम से कम आधा दर्जन वहाँ की सीटों पर है। इसी तरह गोवा की 2 लोकसभा की सीटें हैं। कुछ और जगह इधर उधर अखिलेश यादव के साथ वो समझौता कर सकती हैं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले। हरियाणा में एक सीट की उम्मीद वो कर सकती हैं। तो ममता को कुल मिलाकर लगता है कि
बहुत ज्यादा सोच रही हो, ये बीरबल की खिचड़ी हो सकता है, कुछ भी आप सोच सकते हैं, लेकिन ममता को लग रहा है कि 50 पार सीटें उनकी आ सकती हैं और 54 तो सीटें कांग्रेस को मिली थी पिछली बार, उससे पहले तो 44 ही मिली थी। तो ममता के लोग कह रहे हैं कि जो दीदी है वो दूसरे नंबर की पार्टी बन जाएंगी, 2024 में कांग्रेस को तीसरे नंबर पर धकेल दिया जाएगा। ममता को लगता है कि ऐसी कोई गणित बैठा, ऐसी कोई संभावना बैठी, ऐसी कोई गुंजाइश बैठी तो विपक्ष की वो धुरी बन जाएंगी। आज की तारीख में भी ममता इतना सक्रिय इसलिए है क्योंकि वो विपक्षी दलों से ये मान्यता लेनी चाहती है कि देखिए ममता ही है जो संघर्ष कर रही है, ममता ही है जो मोदी को चुनौती दे सकती है, ममता ही है जिन्होंने पूरे बंगाल के अंदर पूरी बीजेपी मशीनरी का, मोदी, अमित शाह, नड्डा, बाकी उनकी मशीनरी, संघ, संगठन, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, सबका सामना किया और बीजेपी को परास्त किया, 77 सीटों पर लापटका, 100 से नीचे। तो ममता ये खेल बंगाल में कर सकती है, खेला होबे का नारा दिया था, तो क्या राष्ट्रीय स्तर पर खेला होबे की बात हो रही है? आखिर देखिए फर्क कितना आया है। 3 महीने 4 महीने पहले बंगाल का चुनाव जीतने के बाद ममता बनर्जी दिल्ली आती हैं, सोनिया गांधी से मिलती हैं, कहती हैं प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये कोई सवाल नहीं है, नेतृत्व कौन करेगा ये कोई सवाल नहीं है, अभी तो टीम विपक्ष बनाना है, टीम विपक्ष बनाकर मोदी को हराना है, बाकी चीजें देखी जाएंगी। वो कहती हैं कि ना मैं 3 में हूँ, ना 13 में, ना मैं प्रधानमंत्री की होड़ में हूँ, मैं नेतृत्व की होड़ में भी नहीं हूँ, मैं सामूहिक नेतृत्व की बात कर रही हूँ, मिलकर लड़ना है, मिलकर कुर्बानियां देनी है, सभी विपक्षी दलों को छोटी मोटी कुर्बानी अपने अपने स्टेट में देनी है। कहने का मतलब था कि जो जहां मजबूत है वो वहां मजबूती से लड़े, लेकिन जो जहां कमजोर है वो वहां कमजोर ही बना रहे और जहां जो मजबूत है उसका साथ दे। जैसे बंगाल में ममता चाह रही होगी कि कांग्रेस कमजोर है तो कांग्रेस ममता का साथ दे, ऐसे ही मान लीजिए राजस्थान, गुजरात में कांग्रेस मजबूत है और कोई और विपक्षी पार्टी अगर वहां थोड़ी कमजोर है तो वो बिल्कुल बैकग्राउंड में चली जाए, कांग्रेस की मजबूती की तरफ ध्यान दे। और कांग्रेस भी कुछ जगह दम लगाए, कुछ जगह दम नहीं लगाए, विपक्षी दल भी अलग अलग राज्यों में कुछ जगह दम लगाए, कुछ जगह दम नहीं लगाए, कुछ तरह की नीति पर बात हो रही थी। लेकिन कुछ महीने बाद ममता आती हैं, कीर्ति आजाद पार्टी में शामिल हो जाते हैं, पवन वर्मा शामिल हो जाते हैं, अशोक तंवर शामिल हो जाते हैं, गुलाम नबी आजाद की बात चलने लगती है, सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के नेता से मिल रही हैं वो। तो आखिर ममता क्या चाह रही है? ममता को लगता है कि जो सीटों का गणित मैंने आपको बता ही दिया, इसके अलावा ममता को लगता है कि एक मजबूत नेता की दरकार है। देश की जनता एक मजबूत, आक्रामक, हमलावर, फैसले लेने वाला, फैसलों पर अमल करने वाला, सीधे सीधे चुनौती देने वाले नेता को जनता पसंद करती है, जैसा 2014 में मोदी जी को पसंद किया गया। तो ढीले ढाले नेता पसंद नहीं है जनता को, जैसे या निर्णय लेने में जो अक्षम है या अनिर्णय की स्थिति में गुजरते हैं, फैसले को रोक कर रखते हैं, मसलन राहुल गांधी जैसे नेता पसंद नहीं है। और ममता विपक्ष का धुरी बन सकती हैं, विपक्ष की नेता बन सकती हैं, विपक्ष को एकता के सूत्र में पिरो सकती हैं और उसका सियासी फायदा उनको प्रधानमंत्री पद के रूप में अगर स्थितियां बनी तो 2024 में हो सकता है। अब ये राष्ट्रीय स्तर पर खेला होबे में कितना कामयाब हो पाएंगे ये देखने की बात है। अपने राष्ट्रीय स्वरूप में राष्ट्रीय कद चाहती हैं वो, बंगाल की नेता नहीं देश की नेता दीदी है, ये वो कहीं ना कहीं बताना चाह रही है। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।